every person is not capable of doing acts on his own. For example, अगर एक माइनर है या फिर एक पर्सन जो कि लीगली इनकेपेबल है अपनी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, अपने एस्टेट को मैनेज करने के लिए, then what he does, he creates a relationship of trust. मतलब उस सिचुएशन में उसके लिए, उसके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है. That trustee acts on behalf of the beneficiary. For example, that trustee, अब ये किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, जिस भी पर्पस के लिए ट्रस्ट क्रिएट की गई थी उसी पर्पस को फुलफिल करना ट्रस्टी की ड्यूटी होती है. And these duties are basically discharged by the trustee on behalf of the beneficiary. Beneficiary, उसको beneficiary क्यों बोला जा रहा है उस पर्सन को? Because जो भी ट्रस्टी एक्ट कर रहा है उसका बेनिफिट इज बीइंग गिवन टू द बेनिफिशियरी. ट्रस्टी कोई प्रॉपर्टी से डील कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो किसके बेनिफिट के लिए होगा? ट्रस्टी अपने खुद के बेनिफिट के लिए नहीं करेगा. इट इज बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी. दैट इज व्हाई उस पर्सन को हम बोलते हैं बेनिफिशियरी. द पर्सन हु इज द ट्रस्टी इज बेसिकली अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल मैटर्स में या किसी भी प्रॉपर्टी एस्टेट रिलेटेड मैटर या जिस भी पर्पस के लिए ट्रस्ट क्रिएट की गई है उस पर्पस के लिए बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को जो रिप्रेजेंट करता है, दैट पर्सन इज नोन एज द ट्रस्टी. एंड आप लोगों को पता होगा वी हैव अ ट्रस्ट एक्ट ऑल्सो विच बेसिकली डील्स विद द लॉ ऑफ ट्रस्ट एज टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, हाउ ट्रस्ट इज क्रिएटेड, how trust is extinguished, what are the purposes for which trust can be created, what are the rights and duties of the beneficiary, rights and duties of the trustee. तो ये पूरा लॉ ऑफ ट्रस्ट उस ट्रस्ट एक्ट में है और उसमें बताया गया है ट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है कैसे? एक्सप्रेसली भी, इम्प्लाइडली भी. वाई? बिकॉज है तो कॉन्ट्रैक्ट ही. यस और नो? है तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही. क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन. सो इट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट. और बेसिकली अगर लीगल ट्रस्ट भी क्रिएट हो रही है बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, देन ऑल्सो इट कैन बी क्रिएटेड ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली. फिर हम वहां पे पढ़ते हैं एक जनरल ट्रस्ट होती है और एक स्पेसिफिक ट्रस्ट होती है. जनरल का मतलब फॉर अ जनरल पर्पस, नॉट फॉर एनी वन पर्टिकुलर पर्पस. एक होती है स्पेसिफिक ट्रस्ट जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है. जैसे अभी हम सेक्शन 10 के एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट. उसको यहाँ पे क्या डीम किया गया है? दैट दे आर ऑल्सो डीम्ड टू बी द स्पेसिफिक ट्रस्ट, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पस, रिलीजियस पर्पस के लिए बनाई गई है, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई गई है. तो एक ट्रस्ट जनरल और स्पेसिफिक दोनों हो सकती है. सेक्शन 10 अप्लाइज ओनली इन केसेस ऑफ स्पेसिफिक ट्रस्ट. ये चीज हमें याद रखनी है. As per the law of trust, a trust can be general as well as specific. Section 10, the exception of section 10 applies only when the trust has been created for any specific purpose. मतलब हम यहां पे कौन सी ट्रस्ट की बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक ट्रस्ट. सेक्शन 10 applies upon suits. लिखा है ना यहाँ पे? सूट. सूट रिलेटेड टू स्पेसिफिक ट्रस्ट. तो सेक्शन 10 अप्लाई होता है सबसे पहले तो सूट्स पे. दूसरा, सेक्शन 10 अप्लाई होता है व्हेनेवर द सूट इज टू बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द ट्रस्टी और अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ट्रस्टी. मतलब सेक्शन 10 अप्लाई तभी होगा जब एक ट्रस्ट है, when there is a trust in existence. And specifically section 10 apply होगा whenever the trust is a specific one. It is not a general trust, it is a specific trust. और एक स्पेसिफिक ट्रस्ट में जब भी एक ट्रस्टी के अगेंस्ट एक ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी के अगेंस्ट कॉज ऑफ एक्शन किसका होगा? बेनिफिशियरी का होगा कि इस ट्रस्टी ने अपनी ड्यूटीज को ब्रीच किया है. तो उस ट्रस्टी को उस बेसिस पे हम स्यू कर सकते हैं. द कॉज ऑफ एक्शन हियर लाइज विद द बेनिफिशियरी.
तो जब भी एक स्पेसिफिक ट्रस्ट के अंडर एक ट्रस्टी के अगेंस्ट एक कॉज ऑफ एक्शन है, द कॉज ऑफ एक्शन फॉर अ सूट, सेक्शन 10 ने बोला है कि ऐसे केसेस में वो जो ट्रस्टी के अगेंस्ट कॉज ऑफ एक्शन है उसका कोई भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होगा. इट विल नॉट, सच सूट अगेंस्ट द ट्रस्टी in a specific trust shall not be barred by the law of limitation. That means generally as per section 3 clause 1 of limitation act, no suit shall be instituted after the expiry of the period of limitation. लेकिन अगर कोई सूट एक स्पेसिफिक ट्रस्ट में ट्रस्टी के अगेंस्ट किया जा रहा है, then such a suit can be instituted irrespective of any period because such suits are exempted under section 10. इनका कोई bar of limitation नहीं होगा. The reason here is again to prevent a malified play by the trustee. क्योंकि अगर इन पे भी period of limitation हो तो ट्रस्टी क्या कर सकता है, fraudulently और मैलाफाइड मैनर में द ट्रस्टी विल ट्राई टू क्रिएट अ डिले ताकि प्रोसीडिंग या सूट इंस्टीट्यूट करने का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो एक्सपायर हो जाए और उसके अगेंस्ट जो रेमेडी है वो भी एक्सपायर हो जाए, विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ ट्रस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेनिफिशियरी हूं, मेरा कोई ट्रस्टी है, माई प्रॉपर्टी इज इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्टी, या फिर द amount or the income of my property is in the hands of the trustee and he is not giving it to me. Now I can file a suit against him. और वो सूट अगर बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन होता, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें 1 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता, 1 साल तक आई वॉज नॉट एबल टू इंस्टीट्यूट दी सूट, तो वो लिमिटेशन पीरियड बार हो जाएगा. मतलब अब मैं उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती हूं. दैट मीन्स मेरी प्रॉपर्टी उसके पास चली गई, मेरी प्रॉपर्टी की इनकम जो मुझे उससे लेनी थी वो उसके पास चली गई. बट दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ ट्रस्ट बिकॉज अंडर लॉ ऑफ ट्रस्ट द ट्रस्टी नेवर रिसीव्स एनी प्रॉपर्टी, नेवर रिसीव्स एनी प्रोसीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी इन हिज ओन कैपेसिटी. रादर whatever he is doing is for the ultimate benefit of the beneficiary. The ultimate right to property, the ultimate right to the income of the property lies with the beneficiary. तो अगर बेनिफिशियरी की रेमेडी ही एग्जॉस्ट हो जाएगी बाय द बार ऑफ लिमिटेशन, दैट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द पर्पस ऑफ द लॉ ऑफ ट्रस्ट. इसीलिए लिमिटेशन एक्ट ने बोला है नो सच सूट शैल बी बार्ड बाय लिमिटेशन. उनका लिमिटेशन पीरियड, कोई भी बार ऑफ लिमिटेशन उन पे अप्लाई नहीं होगा. समझ आ रहा है? बट फॉर दैट पर्पस सबसे पहले there has to be a trust in existence. The nature of the trust should be that it should be a specific trust, and in that specific trust the cause of action shall lie against the trustee or his legal representatives or his assigns. अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है. समझ आ रहा है? अब इसको पढ़ते हैं एक बार, फिर इसको और डिस्कस करते हैं. क्या लिखा है? Suits against trustee and their representatives notwithstand anything containing in the foregoing provisions of this act. foregoing का मतलब क्या होता है? foregoing का क्या मतलब होता है? जो इसमें आगे है. ऑल राइट, एज इन जो इसमें प्रोविजंस है. notwithstanding the provisions, notwithstanding the provision means notwithstanding the bar of limitation which is given under section 3 clause 1 कि generally period of limitation हर सूट के लिए होगा. इसमें आगे भी हम इसके प्रोविजंस देखेंगे. स्केड्यूल जिसमें दिया गया है हर एक कॉज ऑफ एक्शन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा. और यहां तक कि स्केड्यूल में यह भी बोला गया कि जिस कॉज ऑफ एक्शन के लिए स्पेसिफिकली कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं दिया गया है उसके लिए हम मान लेंगे कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा? 3 years. That is the residuary. Article 113 of the schedule एक बार देखो. Article 113 of the schedule देखो क्या लिखा है. वो 3 years किसके लिए है? The cause of action for which
नो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज बीन गिवन, मतलब ऐसा कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है जिसका कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन ना हो। जिसके लिए स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शंस के पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिए हैं उनके लिए उनके स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लिमिटेशन होंगे। जिसके लिए कुछ नहीं दिया है उसके लिए भी द रेसिड्यूअरी प्रोविजन इज आर्टिकल 113, दैट इज उस सूट के कॉज ऑफ एक्शन में भी 3 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमेशा मान के चलेंगे हम। बट स्टिल नॉट विथ स्टैंडिंग दोज प्रोविजंस, ये कॉज ऑफ एक्शन एक ऐसा कॉज ऑफ एक्शन है जिसपे कोई भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज से स्टार्ट हो रहा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस और नो? Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this act, no suit, all right, this applies upon the suit against a person in whom the property has been vested. Property has been vested means हम एक ऐसे person की बात कर रहे हैं जिसके पास property का right है। Property has been vested means the right to property has been vested in him, but only in trust for any specific purpose. यहां पे सूट जिसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है उस पर्सन के पास राइट टू प्रॉपर्टी तो है, बट द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। उसके पास वो राइट टू प्रॉपर्टी है ओनली फॉर अ ट्रस्ट, दैट मीन्स एज अ ट्रस्टी, एंड दैट टू अ ट्रस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मतलब हम यहां पे सिर्फ स्पेसिफिक ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, जनरल ट्रस्ट की बात हम नहीं कर रहे। और अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब अगर ट्रस्टी के पास कोई प्रॉपर्टी थी, ट्रस्टी की डेथ हो जाती है तो बेनिफिशियरी ट्रस्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकता है। तो हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और हिज अजाइन्स, कौन होते हैं अजाइन्स? जिनको हम अजाइनी भी बोलते हैं। अजाइनी मतलब जिनको हमने राइट्स अजाइन कर रखे पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अजाइन का मतलब होता है जब आपने कोई राइट्स, कोई भी टाइटल आपने किसी को अजाइन कर रखा है, एज इन उसको हमने ट्रांसफर कर रखा है फॉर समथिंग, देन दैट पर्सन इज नोन एज एन अजाइनी, जिसको दिया जाता है राइट। तो ट्रस्टी ने अगर अपने राइट्स, अपनी पोजीशन ऑफ अ ट्रस्टी किसी को अजाइन की थी, तो फिर अब कॉज ऑफ एक्शन किसके अगेंस्ट होगा? अजाइनी के अगेंस्ट, जिसको अजाइन किया था। समझ आ रहा है? बट नॉट बीइंग एन अजाइन और अजाइनी फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन। जब भी कोई ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन होता है उस ट्रांसफर को बोला जाता है, जब भी कोई ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन होता है, अजाइन मीन्स ट्रांसफर, यस और नो? जब भी कोई ट्रांसफर, यहां पे क्या बोला है कि अजाइन्स के अगेंस्ट, अगर अजाइनी के अगेंस्ट भी सूट फाइल किया जा सकता है, लेकिन वो अजाइनी कैसा अजाइनी होना चाहिए? नॉट फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन। मतलब ट्रस्टी ने उसको जो अपने राइट्स अजाइन किए हैं, दोज अजाइन और दैट ट्रांसफर ऑफ राइट्स इज नॉट इन रिटर्न ऑफ एनी कंसीडरेशन, दैट मीन्स ग्रेटिट्यूअस। समझ आ रहा है? जब भी कोई ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन किया जाता है उसको बोला जाता है ग्रेटिट्यूअस। क्यों? क्योंकि वहां पे कंसीडरेशन नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट फॉर कंसीडरेशन, इट इज आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। समझ आ रहा है? उसको बोला जाता है ग्रेटिट्यूअस। और जहां पे कोई ट्रांसफर विद कंसीडरेशन किया जा रहा है उसको बोला जाएगा, हमेशा सेल नहीं होती, इट इज नॉन ग्रेटिट्यूअस। नॉन ग्रेटिट्यूअस मींस विद कंसीडरेशन, नॉट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। होता है ना, कोई प्रॉपर्टी अगर मुझे आपको देनी है तो या तो मैं वो प्रॉपर्टी आपको फॉर कंसीडरेशन दूंगी। फॉर कंसीडरेशन मींस अगर मैंने आपको वो बेची है तो मैं उसका प्राइस लूंगी, अगर मैं आपको वो लीज पे दे रही हूं तो मैं उसका रेंट लूंगी, मतलब कोई ना कोई कंसीडरेशन ले रही हूं। लेकिन अगर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर मैं आपको वो प्रॉपर्टी दे रही हूं तो वो फिर गिफ्ट होगी ना। और गिफ्ट में क्या कभी भी कुछ इन रिटर्न लिया जाता है? नहीं। तो जब भी कोई भी ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन होता है, इट इज नोन एज अ ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर।
That means something in which there is no consideration is returned. Why? Because it is out of gratitude. But whenever in a transfer or an assignment there is a consideration in return, it is non-gratuitous. Not out of gratitude, but out of consideration, for consideration. यहां पे हम कौन से असाइंस की बात कर रहे हैं जिनके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है? हम बात कर रहे हैं ग्रेटिट्यूस की. वाई? बिकॉज इधर लिखा है नॉट बीइंग फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. मतलब जो नॉन ग्रेटिट्यूस है, अगर ट्रस्टी ने अपनी ट्रस्ट की पोजीशन राइट्स जो है वो किसी को फॉर कंसिडरेशन नॉन ग्रेटिट्यूसली ट्रांसफर किए थे, हम उस असाइनी की यहां पे बात नहीं कर रहे हैं. मतलब अगर कोई ऐसा असाइनी है जिसको फॉर नॉन ग्रेटिट्यूस मतलब फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन असाइनमेंट किया गया है, उसके अगेंस्ट सूट फाइल तो किया जा सकता है, बट दैट सूट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन विच इज गिवन अंडर, प्लीज चेक आर्टिकल 93. मतलब वो ऐसे असाइनमेंट की बात की गई है दैट इज फॉर कंसिडरेशन. यस और नो? दैट इज फॉर कंसिडरेशन, मतलब नॉन ग्रेटिट्यूस. तो उनके लिए तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया है ना, मतलब दोज आर बार्ड बाय लिमिटेशन. दैट मीन्स कि जो भी विदाउट कंसिडरेशन असाइनमेंट था, ग्रेटिट्यूअस असाइनमेंट था, उस पे सेक्शन 10 का एक्सेप्शन अप्लाई होगा. इसीलिए उनके लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं दिया गया है.